आंसर? हाँ। अच्छा, कल एक कितने क्वेश्चन दिए थे कल होमवर्क में? एक एक है, ओके चलिए। वो एक क्वेश्चन का आंसर, अच्छा वो एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो सॉरी वो लिमिट फाइंड F0 निकालना था। तो F0 का जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन आता है, 3/2 इज द करेक्ट आंसर। वही था ना, e⁻10x माइनस e⁻x, यही क्वेश्चन था ना? हाँ सर। हाँ चलिए, तो उसका आंसर 3/2 है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आपका आ गया होगा तो आपको बहुत बहुत बधाई, नहीं आ गया होगा तो ट्राई करें। गुड मॉर्निंग। माइक म्यूट कर लो, कौन गहरी गहरी सांसें ले रहा है? चलिए, तो नेक्स्ट है आपका कल तक अपन कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट देख रहे थे, और आपने उसमें देखा कि कंटिन्यूटी में मेनली आपको लिमिट ही फाइंड करनी है, और जब भी आप देखोगे कि लिमिट वैल्यू के बराबर आ गई तो उस पॉइंट पर गैप बनने का गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और इसी कारण फंक्शन उस पॉइंट पर हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो दिस इज द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट। नाउ हियर वी डिस्कस। और देखिए, कंटिन्यूटी के सवाल में जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किसी पॉइंट पर आते हैं, कभी कभी इंटरवल में भी पूछा जाता है, तो अब मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, पॉइंट पर कंटिन्यूटी के लिए लिमिट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको ये चैप्टर स्कूल एग्जाम में भी है, और स्कूल एग्जाम में लिमिट निकालने के लिए आप LH रूल का उपयोग नहीं कर सकते हो। LH रूल आपने यूज नहीं करना है स्कूल एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यू आर फ्री टू चूज एनी मेथड, आप कुछ भी करें, लिमिट निकालने के लिए आप बिल्कुल फ्री हो। हाँ बोलो। सर बट 12th के टेक्स्ट बुक में तो चैप्टर का नाम ही नहीं है कंटिन्यूटी करके। अब हटा दिया होगा भाई, अभी तक तो था, अभी जो रिसेंटली और डिडक्ट किया है सिलेबस आपका, तो शायद अब डिफरेंशिएशन बचा होगा, कंटिन्यूटी भी हटा, हाँ सर, डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन वो है ऐसे करके। सिलेबस में कट कर दिया है अभी, ठीक है, क्योंकि ये पैंडेमिक की वजह से स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो बहुत कुछ सिलेबस काटा है आपका, ठीक है। कटा हुआ सिलेबस आप एक बार देख लो, मैंने भी देखा नहीं तो मेरे को पता नहीं कंटिन्यूटी उड़ाया कि नहीं उड़ाया। अब नो आप सर, बोल वो रहे हो टेक्स्ट बुक में ही नहीं है चैप्टर का नाम। हाँ तो उड़ा इंडेक्स दिया पेज होगा। पे। सर वो हाँ 11th तो में था। नहीं 11th में नहीं है, 12th में ही था। फर्स्ट चैप्टर जो है कंटिन्यूटी है। अभी आप यदि 2 साल पुरानी बुक देखोगे ना तो वहां पर मिल जाएगा, ये उड़ा दिया है सिलेबस से। कंटिन्यूटी से ही शुरू होता था पहले आपका क्लास 12th का, और एनसीईआरटी वाले भी देख लेना खास तौर से। कुछ भी कब देखो 11th में नहीं पढ़े थे, 12th में पढ़ना तो है ही आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो नहीं है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपके लिए तो और इजी होती जा रही है बातें। माइक म्यूट कर लो बेटा, किसका ऑन है। चलिए, तो नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन एन इंटरवल। तो कंटिन्यूटी लाइक सर कल का क्वेश्चन इन एन इंटरवल। अब कल का क्वेश्चन का वक्त खत्म हो गया है, आप ट्राई करिए, उसको नहीं आता तो पहले ट्राई करो, मेरे को भेजो क्या ट्राई किया, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं डालोगे ना तो चीजें जो है कमजोर हो जाएंगी आपकी। मैं तो बता ही दूंगा आपको, लेकिन आपसे बनना चाहिए। माइक म्यूट कर लो बेटा, किसका ऑन हो रहा है बार बार। तो कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल और कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स, जिसको इन एन इंटरवल बोलते हैं, या फिर और कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट्स।
एंड पॉइंट्स का मतलब है जनरली जब आप किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करने जाते हैं तो हम वो इंटरवल के एंड पॉइंट पर, एक्सट्रीम पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं, इसलिए अपन इस हेडिंग को कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। क्या करना है आपको, देखिए इंटरवल जो है वो दो टाइप के इंटरवल होते हैं, या तो इंटरवल आपको ओपन दिया जाएगा या इंटरवल आपको क्लोज दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर ये हेडिंग को दो केस में डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन ओपन इंटरवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन क्लोज इंटरवल। तो इसका जो पहला पार्ट है कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल, ये अपन डिस्कस करें। किसी फंक्शन को आप ओपन इंटरवल में कब कंटिन्यूअस बोलेंगे। तो पहला पार्ट, पहला केस है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन एन इंटरवल, ओपन इंटरवल। इंटरवल भी दो टाइप का है, तो अपन यहाँ पर ओपन इंटरवल ले रहे हैं। ओपन इंटरवल में किसी फंक्शन को आप कंटिन्यूअस कब बोलेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, और वो ये है कि फंक्शन को हम fx नाम दे रहे हैं, तो फंक्शन fx is said to be continuous in open interval AB if it is continuous each and every point of interval। ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी के लिए फंक्शन को हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओपन इंटरवल के जितने पॉइंट्स हैं, यदि हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, देन वी से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल। और वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इन द इंटरवल। आप जानते हो, यदि मैं ओपन इंटरवल 1,2 ही ले लूं, तो 1,2 इस इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स हैं लाइंग बिटवीन 1 and 2। ओपन इंटरवल 1-2 में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स हैं। और इफ वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन ओपन इंटरवल 1,2, so we have to show that the function is continuous at each and every point of the interval। ठीक है, और there are infinitely many points, तो हर पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक करोगे तो it is impossible to us कि हम हर पॉइंट पर कंटिन्यूटी शो कर पाए। इसलिए ये क्वेश्चन में ये नहीं आता कि शो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल। इस टाइप के क्वेश्चन में ये चीज आती है कि फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तब आपको कुछ अननोन दिए जाते हैं, वो अननोन आपको फाइंड करने होते हैं। तो क्या होता है, कैसे क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू इसके बाद। लेकिन अपन उसके पहले ओपन इंटरवल के बाद क्लोज इंटरवल में भी साथ साथ डिस्कशन कर ले रहे हैं। तो ये पेज पर थ्योरी आ जाएगी और अगले पेज पर अपन उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। सो नेक्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट है, दूसरा केस यहाँ पर है कि किसी फंक्शन को आप क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस कब बोलेंगे। तो सेकंड पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल में यदि किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है तो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात तो हम यही लिख लेते हैं कि जो फंक्शन है हमारा fx, इसको आप इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल AB इफ। तो तीन बातें फुलफिल्ड होना चाहिए। पहली बात यह है कि फंक्शन जो आपका fx है इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, इन ओपन इंटरवल AB, पहली बात। दूसरा पॉइंट है लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx f ऑफ a के बराबर होना चाहिए। और तीसरा और लास्ट पॉइंट ये है
कि लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए। यदि तीन बातें ये फुलफिल्ड हो गई, देन वी से दैट कि कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होगा। तो देखिए क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी के लिए तीन बातें हैं। सबसे पहला तो फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस का मतलब यह है कि हर पॉइंट पर फंक्शन का ग्राफ स्मूथ होना चाहिए। मतलब ए और बी के बीच में किसी भी पॉइंट पर फंक्शन के ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक, होल, जंप, गैप नहीं आना चाहिए। जैसे मैं आपको इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाता हूँ। ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। सपोज वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन दिस इंटरवल। हमको ये क्लोज इंटरवल ए बी दे रखा है और इसमें वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ आवर फंक्शन एफ एक्स का कंटिन्यूटी हमको इस क्लोज इंटरवल में चेक करना है। तो इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस का मतलब है इस इंटरवल के बीच में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होने का मतलब है, कल आपने कंटिन्यूअस का मतलब समझा था, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस का मतलब है कि आप फंक्शन का ग्राफ बनाते वक्त उस पॉइंट पर पेन का निप ना उठाएं। तो मैं यदि बोल रहा हूं कि फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो ओपन इंटरवल में जब आप फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो फंक्शन के ग्राफ बनाते वक्त पेन का निप कहीं भी उठना नहीं चाहिए। ये देखिए पूरा ग्राफ स्मूथ बना है, कहीं भी मैंने पेन का निप नहीं उठाया। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है। ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी के लिए बस आपको यदि ग्राफ का नॉलेज है तो आप ये देख लीजिए कि ए से बी तक फंक्शन के ग्राफ में कहीं भी कोई गैप, होल, जंप, ब्रेक ये नहीं आने चाहिए। स्मूथ ग्राफ बनना चाहिए, कहीं पर ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। टूट गया तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। तो कंटिन्यूअस है ये फंक्शन ओपन इंटरवल। फिर हमने बोला कि फंक्शन ए पर राइट हैंड कंटिन्यू, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड कंटिन्यूटी, क्योंकि आपने यहाँ पर राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन निकाला, ए प्लस लिखा हुआ है और राइट हैंड लिमिट जो है वो ए के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एग्जैक्ट ए पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट ए पर जो फंक्शन की वैल्यू आए, ये मान लो ए पर फंक्शन की वैल्यू है और ए से कुछ ज्यादा पर फंक्शन की वैल्यू, मतलब ए पर राइट हैंड लिमिट ए से कुछ ज्यादा पर फंक्शन की वैल्यू इस ए की वैल्यू के बराबर हो, मतलब ये दोनों बराबर हो, ए पर राइट हैंड लिमिट और ए पर वैल्यू यदि बराबर हो जाए। तो यदि ए पर राइट हैंड लिमिट और ए पर वैल्यू बराबर हो जाएगा तो इस ए पर गैप बनने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, गैप बनेगा ही नहीं। और सिमिलरली बी पर वैल्यू ऑफ फंक्शन और बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट, बी से कुछ कम पर वैल्यू और बी पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये दोनों बिल्कुल बराबर हो जाए तो हम ये बोलेंगे फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है। मतलब क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी के लिए यू हैव टू चेक दो बातें। पहली बात यह है कि फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए और फिर अब अपन एंड पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी देखेंगे। ये लिखा है ना आपने, कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स। तो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस हो गया, मतलब ए और बी के बीच में हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया। अब केवल चेक करना क्या बचा, एंड पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी। और एंड पॉइंट पे कंटिन्यूटी, तो दो एंड पॉइंट है, एक लेफ्ट हैंड साइड का, एक राइट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट पर फंक्शन राइट हैंड कंटिन्यूअस होना चाहिए और राइट हैंड पॉइंट पर फंक्शन लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट वाले पॉइंट पर फंक्शन राइट हैंड कंटिन्यूअस, एक्सट्रीम राइट वाले पॉइंट पर फंक्शन लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस। तो जब ऐसा हो जाएगा तो आप देख रहे हो ए से बी तक फंक्शन के ग्राफ में कहीं भी कोई ब्रेक, होल, जंप, गैप नहीं आएगा और फंक्शन ए से बी तक क्लोज इंटरवल में पूरा कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो दिस इज द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन एन इंटरवल। इंटरवल आपके दो टाइप के ही आ सकते हैं, या तो ओपन आएगा या क्लोज आएगा। अब इसमें कोई डाउट है आपको पूछ लीजिए। सर फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले में हर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस, ईच एंड एवरी का मतलब है हर पॉइंट, बस। तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूटी का मतलब हो गया कि फंक्शन की ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक, होल, जंप, गैप नहीं आना चाहिए। सर और सेकंड में, सेकंड में क्लोज पे तो होना ही चाहिए,
मतलब सेकंड क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी के लिए ओपन में कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब पहला वाला तो होना ही चाहिए, और ए पर राइट हैंड लिमिट ए पर वैल्यू के बराबर और बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट बी पर वैल्यू के बराबर। यदि इतना हो जाएगा तो फंक्शन लेफ्ट हैंड कंटिन्यूस हो जाएगा। सर हाँ सर बोलो बोलो। सर अगर तीनों में से अगर एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो सर ये क्लोज इंटरवल नहीं रहेगा ना? नहीं। ओके सर। चलिए, तो आई होप आप थोड़ा बहुत समझे होंगे, और मैं इस बात को अब क्वेश्चन के थ्रू आपके सामने रख देता हूँ थोड़ा सा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, वी हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, पेज नंबर 2। माइक म्यूट कर लो बेटा, किसका ऑन है? सर ओपन फंक्शन का ग्राफ कैसे है? क्या बोले? सर ओपन फंक्शन वाला का ग्राफ। ओपन का तो बनाया था ना, वो वही ओपन मतलब यूज कर लेना। कंटिन्यूटी का मतलब है बस ग्राफ में कोई भी बना सकते, जरूरी थोड़ी कुछ बनाओ, कुछ भी बना दो, बस ब्रेक मत करना। तो जैसे क्वेश्चन ये है पेज नंबर 2 पर कि डिस्कस दी कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ध्यान से समझ आए क्वेश्चन का। डिस्कस दी कंटिन्यूटी of function f of x equals to greatest integer function। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको दिया है, और अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी हम चेक करें इन क्लोज इंटरवल 1,2। क्लोज इंटरवल 1,2 में हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी। तो देखिए 1,2 में फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको ये बोला है कि दो चीजें हैं, फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, और फिर दूसरी बात है आप उसके एंड पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करोगे 1 पे और 2 पे। तो वैसे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ग्राफिकली कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये है आपका, ये कौन सा फंक्शन आपको दिया है? GIF दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और आप सभी ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ 1 से लेके 2 तक प्लॉट किया है, तो आप जानते हो 1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है? ये 1 है, तो 1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 होती है। फिर 1.1 पे 1, 1.2 पे 1, 1.3 पे 1, 1.999 तक इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर 2 डालते हो तो 2 पर फंक्शन की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 नहीं मिलती, 2 पर फंक्शन की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी मिलती है? 2। ये है 0.2, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, ये फंक्शन का ग्राफ बना है। तो 2 पॉइंट यहाँ पर है, 2 पॉइंट यहाँ पर है, और मैंने 1 से 2 तक फंक्शन का ग्राफ बनाया हुआ है। अब आप देख पा रहे हो इस ग्राफ से कि फंक्शन 1 से 2 के बीच में यदि आप देखो किसी भी पॉइंट पर फंक्शन के ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक होल जंप गैप नहीं आया है। तो हम यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये बोल सकते हैं इस ग्राफ को देख के कि f of x equals to greatest integer function of x is continuous in open interval 1-2, क्योंकि 1-2 के बीच में किसी भी पॉइंट पर फंक्शन के ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक होल जंप गैप नहीं है, तो फंक्शन हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। अब हमको 1 पर और 2 पर मतलब एंड पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी भर चेक करनी है। तो अब अपन यदि यहाँ पर एंड पॉइंट्स पर चेक करें कंटिन्यूटी, मतलब 1 पर अपन को क्या चेक करना है?
1 पर राइट हैंड लिमिट और 1 पर वैल्यू अपन चेक करेंगे। तो नाउ वी चेक दी कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स। अब अपन एंड पॉइंट पर कंटिन्यूटी फंक्शन की चेक करें। तो सबसे पहली बात तो कंटिन्यूटी अपन चेक करेंगे 1 पर। तो 1 पर जब आप फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकालोगे, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आप जानते हो उसकी वैल्यू 1 होगी। और यदि आप फंक्शन का वैल्यू निकालोगे 1 पर, मतलब एफ ऑफ 1 निकालोगे, तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू भी 1 आती है। तो ये दोनों बराबर आ गए। तो हमारा ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि फंक्शन 1 पर राइट हैंड कंटिन्यूअस है। तो देयरफॉर वी से दैट fx equals to greatest integer function x is right hand continuous at x equals to 1। और अब तीसरी बात, यदि मैं अब लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 पर निकालना है, तो 2 पर लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो 2 से कम पर किसी फंक्शन की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 1 आती है। लेकिन जब आप फंक्शन का वैल्यू 2 पर निकालते हो तो यू नो दैट कि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 होता है। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर फंक्शन में लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2। देयरफॉर fx equals to greatest integer of x is not left hand continuous at x equals to 2। तो 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। तो क्या क्या हुआ, ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, 1 पर कंटिन्यूअस है, 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो आपको ओवरऑल डिस्कस करनी थी कंटिन्यूटी। तो जब आप इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर लिखोगे तो आप लिखोगे इसमें ये कि फाइनल आंसर इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 2। हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, केवल 2 को छोड़ दिया जाए। तो ये है आपका सर वो क्या क्लोज। लिखा है आंसर में? उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहाँ पर? तो आंसर में ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल 2। सर हाँ, सर वो बी में, सर वो बी का थोड़ा समझा नहीं सर। बी में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो 1 आएगी और 2 पर वैल्यू जो आती है 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने फंक्शन के चैप्टर में पढ़ा है। इंटीजर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की वैल्यू इंटीजर ही होती है। लेकिन जब आप यहाँ पर 2 से कम कोई नंबर डालोगे, ये है एग्जैक्ट 2 पर तो वैल्यू 2 आती है, लेकिन 2 से कम कुछ डालोगे तो उसका आउटपुट कितना आएगा, 1। तो 2 से कम पर आउटपुट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके सर। लेकिन 2 पर वैल्यू जो आ रही है वो 2 आ रही है, मतलब दोनों अलग अलग आ रहे हैं, बराबर नहीं आ रही। तो फंक्शन 2 पर, ये तो ग्राफ देख के भी बता सकते हो ना कि पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 से लेके पूरा 2 तक। बस 2 पर ये ब्रेक हो गया। 2 पर जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो 2 पर लिमिट के बराबर नहीं आ रही है, इसलिए 2 पर कंटिन्यूटी बस ब्रेक हुई है। बाकी तो फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, इसलिए हमने लिखा है क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 2 तक फंक्शन कंटिन्यूअस है। ना टेक दी स्क्रीनशॉट। ये है यूटिलाइजेशन जो कंटिन्यूटी ऑफ एन इंटरवल बता रहा था। अब आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस स्कूल एग्जाम में ज्यादा तौर से पूछे जाते हैं। और जो मैं आपको बोला था कि if we have to check the continuity in open interval, so there are infinitely many points in an interval। इस इंटरवल में मेरे को यदि कंटिन्यूटी चेक करनी है और आपने लिखा है ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए फंक्शन को उस ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यदि कहीं ये शो करने आ गया कि फंक्शन को शो करो कि वो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है अपन खत्म, तो इसको शो ही नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? तो एक तो क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया
ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन और जो स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, अब आप बोल रहे हो स्कूल में नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी होगी आपके स्कूल में। ये सारे चैप्टर लिंक है, लिमिट भी हटा दिया सिलेबस से, बताओ, कंटिन्यूटी भी हटा दिया सिलेबस से, बचा क्या है सिलेबस में, एकदम फोड़ दो, क्योंकि पेपर आएंगे तो एकदम 100/100 आना चाहिए। आप मेहनत करोगे तो आ भी जाएंगे। सर लिमिट्स लिमिट भी भी, हटा दिया सर। सर लिमिट भी हटा दिए। लिमिट 11th में था, आपको 12th में कहाँ है लिमिट? सर और ये कंटिन्यूटी वो भी हटा दिए। एक बार सिलेबस देख लो, बहुत कुछ डिडक्ट, भाई ये लिमिट तो पहले से ही नहीं था। अब बात बची, कंटिन्यूटी से शुरुआत करी थी, अब आप बोले कंटिन्यूटी उड़ा रखा है, तो एक बार सिलेबस बड़ा अच्छे फर्स्ट से चैप्टर डिफरेंशिएशन था। तो डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी लास्ट चैप्टर है 11th का। सर स्टेट बोर्ड के चैप्टर एग्जाम से जो binomial चैप्टर हटा है वाला वो है। जेडब्ल्यू के एग्जाम से भी हट जाएंगे क्या? नहीं भैया, वही तो JEE सर। से नहीं नहीं हट, इसलिए तो अपन पढ़ रहे हैं, JEE से नहीं हटने हाँ वाला सर है। ठीक है। NDA में भी आएगा, ये JEE में भी आएगा, तो ये सिलेबस तो पढ़ना है। वो तो स्कूल का प्रेशर कम किया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कम नहीं हुआ है, वो आपको करना है। चलिए एक सर क्वेश्चन जेई का भी कर देना चाहिए। हाँ, JEE का तो ऐसा कर देना चाहिए कि 2 ही क्वेश्चन आए बस, क्योंकि अपन उतना ही बना पाते हैं फाइनल पेपर में। 30 में 25 क्वेश्चन आते, अपन 2 ही बना पाते, तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तो यही होगी बस 2 ही आ जाए, बस बहुत है, ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन बना के आ जाऊँ, वो मेरा JEE में सिलेक्शन हो जाए। सर वो दो का भी कितना लेवल ऊंचा रहेगा पर? आओ ना, उसमें भी थोड़ी अपन सॉल्व करेंगे, उसमें बस आधा घंटा बैठेंगे, भगवान को मनाएंगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू करेंगे, लगा के आ जाए, कौन को सॉल्व करना वहां पे बैठ के। चलिए थर्ड क्वेश्चन, तो भैया ये थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। फंक्शन आपको दिया है, मैं यूटिलाइजेशन आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से यूज कर सकते हैं थ्योरी को फंक्शन के क्वेश्चन में। तो पहला आपको दिया है -2 sin x, और -π से -π/2 तक। उसके बाद a sin x + b, ये आपको दिया है -π/2 से +π/2, और उसके बाद ऑब्वियसली π/2 से π तक होना चाहिए cos x। ये था क्वेश्चन। अब आपको बोला जाएगा कि ये फंक्शन है, अब आपको बोला गया है कि इफ f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -π से +π, देखो आ गया इंटरवल, तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, देन फाइंड a b, तब a और b का वैल्यू फाइंड करो। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो अब आप देख रहे हो एक क्वेश्चन में 2 अननोन है a और b, और 2 अननोन निकालने के लिए हमको 2 कंडीशन बनानी है। a और b में 2 रिलेशन आ गए तो अपन a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। कभी भी 2 अननोन निकालना हो तो a और b में 2 रिलेशन चाहिए, ठीक है। अब वो 2 रिलेशन बनाने के लिए आपको बोला है कि फंक्शन -180 से +180 तक फंक्शन हर जगह पर कंटिन्यूअस है। तो इसलिए अपन क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए 2 पॉइंटों पर कंटिन्यूटी लेके चलेंगे, और एक हम लेंगे -π/2 पर, मतलब वहां पर आपको कंटिन्यूटी लेनी है जहां पर फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। तो भाई -180 से -90 तक तो ये फंक्शन चल रहा है। अब उन्होंने बोला कि -90 से +90 तक फंक्शन चेंज हो गया। पहले ये इस पाथ पे चल रहा था -2 sin x पे, और उसके बाद -90 से +90 तक ये इस पाथ पे चलने लगा, अपना पाथ चेंज कर दिया। आप समझ लीजिए ये जो फंक्शन है कि आपको दिल्ली से मुंबई तक जाना है, तो दिल्ली से मुंबई तक 3 रूट में इसको डिवाइड किया गया है कि इतने से इतने तक जाओगे तो ये पाथ को फॉलो करना है। ये नेशनल हाईवे हो गया, सपोज ये नेशनल हाईवे 46 हो गया, और फिर जब आप इस इंटरवल में इतने किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो आपको ये नेशनल हाईवे यू चूज करना है, और फिर ये नेशनल हाईवे। मतलब ये फंक्शन को 3 तरीके से पाथ चेंज किया गया है। पहले आप इस पाथ पे चलेंगे, फिर आप इस पाथ पे चलेंगे, और फिर आप इस पाथ पे चलने देंगे, ऐसे डिफाइन किया गया।
तो कहाँ पर रूट चेंज हुआ है? तो रूट चेंज हुआ है -90 पर, और फिर दूसरा रूट चेंज आपने किया है +90 पर। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये चेक करना होता है कि फंक्शन ने अपनी वैल्यू को किस पॉइंट पर चेंज किया है, अपने पाथ को किस पॉइंट पर चेंज किया है। तो पूरे इंटरवल से कोई लेना देना नहीं है, केवल ये चेक करना होता है कहाँ पर फंक्शन का वैल्यू चेंज हो गया। तो अपन चेक करेंगे, अपन कंसेप्ट लगाएंगे -90 पर कंटिन्यूटी का। तो आपको बोला है कि फंक्शन क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस है, और आपने ये पढ़ा है क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो इंटरवल के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला लाइन अपन लिखते हैं कि फिर तो भैया हमारा एफ जो है इस कंटिन्यूअस एट कितने पर होगा, -π/2 पे कंटिन्यूअस, क्योंकि हर जगह कंटिन्यूअस है तो इस पे कंटिन्यूअस होगा। अब अपन जानते हैं कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। कंटिन्यूटी का मतलब है -90 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और -90 पर राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगे, है ना। कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है वैल्यू क्या, कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि -90 पर आप फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, -90 पर आप फंक्शन की वैल्यू निकालें, और -90 पर आप फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकालें। ये माइनस और प्लस केवल लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट में डिफरेंशिएट करने के लिए लगाए जाते हैं। इन दोनों में आप डिफरेंस कर पाए, तो माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट है, और फंक्शन हमारा एस तक है। अब आप वैल्यू डाल दो भैया। एक चीज और है कि ये फंक्शन की -90 पर वैल्यू भी इसी से निकलेगी और -90 से कम पर वैल्यू भी इसी से निकलेगी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही आएगा और वैल्यू भी इसी से निकलेगी। तो जब अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हमको, मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो कंफर्म होता है। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए -π/2 से कम पर फंक्शन का वैल्यू, मतलब f(x) की जगह पर अपन क्या लेंगे, -2 sin x लेंगे। अब -π/2 पर वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू भी इसी से निकलेगी। अब x की जगह -90 डालेंगे तो sin -90 -1 होता है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2। और राइट हैंड लिमिट के लिए -π/2 से राइट हैंड साइड फंक्शन हमको ये डिफाइन किया है, तो अपन f(x) की जगह पर क्या लेंगे, f(x) की जगह पर अपन लेंगे a sin x + b। डाल दो अब वैल्यू, -90 डालोगे तो ये 2 आएगा, ये तो 2 है ही, और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो x की जगह -90 डालेंगे तो ये आएगा -a + b। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। तो नाउ वी गेट अवर फर्स्ट इक्वेशन व्हाट, -a + b = 2 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। सर हाँ सर एक बार फिर से समझाओ ना सेकंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में कुछ भी नहीं लिखा, लेफ्ट सर हैंड उसके लिमिट नीचे वाला। फंक्शन की वैल्यू डाली है, -π/2 से कम के लिए ये फंक्शन लेना है तो ये ले लिया, f(x) की जगह पर ये लिख दिया, बाकी सब ऐसा है, f(x) की जगह पर ये लिख दिया। -π/2 पर वैल्यू इससे निकाली जाएगी, मतलब वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, x की जगह -90 लिखना है, तो x को -90 लिखोगे तो 2 आ जाएगा। और राइट हैंड लिमिट जो है -π/2 से ज्यादा पर फंक्शन आपको इस तरीके से डिफाइंड है, तो अपन यहाँ पर फंक्शन a sin x + b लेंगे। मैं एक बार और अभी इसको कर रहा हूँ π/2 के लिए, आपको और समझेगा। एक इक्वेशन आ गई, एक और निकालते हैं। अभी तो मैंने -π/2 पे कंटिन्यूटी ली, बिल्कुल सेम स्टेप लिख रहा हूँ। अब अपन -90 की जगह पर क्या लिखेंगे, +90। तो ऑल्सो f(x) जो है इट इज कंटिन्यूअस एट x = 5। अब फंक्शन π/2 पे कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, π/2 पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, π/2 पर फंक्शन की वैल्यू, और π/2 पर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट, तीनों बराबर होंगे। अब यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू डालना शुरू करो। π/2 से कम पर फंक्शन को क्या लेना है, तो π/2 से कम पर फंक्शन हम क्या लेंगे, तो f(x) की जगह पर क्या लोगे, a sin x + b। π/2 पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ, क्योंकि इक्वल का साइन यहाँ पर लगा हुआ है, तो π/2 पर वैल्यू यहाँ से आएगी, तो निकालो π/2 पर वैल्यू, cos 90 कितना हो जाता है, 0। और π/2 से ज्यादा पर, π/2 से ज्यादा के लिए भी यही फंक्शन लेना है, तो f(x) की जगह पर कितना लेंगे, cos x
अब डाल दो लिमिट, π/2 डालोगे तो कितना आएगा, ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दो तो ए और बी आ जाता है, तो दोनों को ऐड करोगे तो 2b बराबर 2 मतलब b बराबर 1 और b बराबर 1 आएगा तो a बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो a और b को सॉल्व कर देना तो हमारा फाइनल आंसर a वैल्यू b का वैल्यू नोट कर लीजिए, खत्म हो गया। ये था भाई क्वेश्चन, इतना करना पड़ेगा आप। मेन कंसेप्ट क्या है भाई, मेन कंसेप्ट ये है कि हमको दो अननोन की वैल्यू चाहिए। दो अननोन की वैल्यू चाहिए तो कितने रिलेशन चाहिए, दो रिलेशन चाहिए। अब वो दो रिलेशन सर कैसे बनेंगे, दो पॉइंट पर कंटिन्यूटी पे बनेंगे, एक -90 पे कंटिन्यूटी और एक +90 पे कंटिन्यूटी। तो इससे एक रिलेशन आ गया ये वाला, इससे रिलेशन आ गया ये वाला, इन दोनों को सॉल्व कर लेना, वो आपको करना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू बी का वैल्यू मिल जाएगा, नोट कर लो। सर वो लेफ्ट हैंड लिमिट में एफ की वैल्यू -π/2 लिखी, फिर राइट हैंड लिमिट में नहीं लिखना पड़ेगा? भाई समझो मेरी बात, आपको यहाँ पर -π/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है और ये +π/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट है। ये माइनस को सामने मत डालो, ये π/2 का लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब x की जगह π/2 डालेंगे और यहाँ पर x की जगह क्या सर डालेंगे, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ -π। हाँ सर, सेकंड क्वेश्चन में सेकंड स्टेप में आखिरी में देखो सर राइट हैंड सर लिमिट निकालने में वहाँ पे बोला मैं वैल्यू नहीं डालेगा। अब वैल्यू डाल दी, cos 90 0 हो गया ना भैया, इसको सर 0 उसके लिख ऊपर देंगे, वाली चीज़, उसके ऊपर वाली। फंक्शन लिख दिया, fx लिखा हुआ है, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत जा हाँ रही है सर भाई। उसके जगह वैल्यू नहीं डालेंगे। तो यही तो डाला, fx की जगह cos 6 लिखा तो है महाराज। हाँ सर भाई खुद से लिख लिख के देख, मैं क्या बोल रहा, आपको मेरी बात पे लिखे हुए पे विश्वास नहीं हो रहा कि सर ने लिखा कि नहीं लिखा, पैरेलली लिखते जाओ साथ 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 साथ। आपको मैथ सीखना है, आपको कहीं पहुंचना है, पैरेलली करो मेरे साथ साथ कॉपी लेके। कथा मत सुनो, कथा सुनोगे तो लग जाएगी वाट, कथा नहीं नहीं सुनना है। सर लिख रहा हूँ ना। हाँ ये हाँ, देखो सर नहीं लिखना उसके बाद नहीं होता भाई, मैं पूरा लिख दिया फिर उसके बाद छाप रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं करना, पैरेलली लिखो। हाँ, और कोई बच्चा सर सर कर रहा था, सर सर आओ बेटा। नो और सर किसको समझ डाउट गए। है? क्या समझ सर गए? क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल जी करके? जी सर जी, क्लोज जैसा मैं क्वेश्चन लिखा ही हूँ ना, तो क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है, मैं मन से नहीं ओके लिखा सर। क्वेश्चन, या है हाँ। सर अपन को लिमिट मींस चूज कैसे किया अपन ने, यहाँ पे -½ π/2 आएगा और वहाँ पे +π/2। क्या बोले, सर अपन को कोणते लिमिट कोणते टेंड करनी वो कैसे चूज बोला करनी? ना आपको, जहाँ पर पाथ चेंज होगा वहां पर लिमिट चेंज होगी। पाथ चेंज समझ रहा है ना भाई, fx पहले इस पाथ पे चल रहा था, sin x तो पाथ ही हुआ ना, ये sin x का ग्राफ ऐसे ऐसे चलेगा, तो ये हाँ कब तक चलेगा, -180 से -90 तक ऐसे ऐसे चलेगा। अब जब आप -90 पे पहुंच गए तो अब सोचोगे अब कहाँ जाऊं, तो अब उन्होंने बोला है कि -90 के बाद -90 से +90 तक आपको पाथ चेंज करना है। अब आप इस पे नहीं चलोगे, अब आप इस पे चलोगे। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, तो सर पाथ जो चेंज, चेंज पॉइंट रहेगा वो अपनी वो लिमिट टेंड्स टू रहेगा। हाँ, तो होता क्या है कि जब कोई पाथ चेंज होता है ना, जैसे मैं पहले इस पाथ पे जा रहा हूँ, यूं गया और फिर मैं पाथ को चेंज किया, फिर मैं यूं जा रहा हूँ और फिर मैं पाथ को चेंज किया, फिर मैं यूं जा रहा हूँ, 3 बार मैंने पाथ चेंज किया है। अब जहां पर पाथ चेंज होता है वहां पर ये होता है गैप बनने की गुंजाइश होती है कि जब मैं एक पाथ से दूसरे पाथ पे जंप किया हूं तो जंप करते वक्त मैंने डायरेक्ट जंप कर दिया, डायरेक्ट जंप कर दोगे तो गैप आ जाएगा। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं भाई, पाथ चेंज करना दो तरीके से होता है। एक तो मैं देखो ये चल रहा हूं, चलो इधर ही बनाते हैं, ये चल रहा हूं, ये चला, ये पाथ चेंज किया और फिर ये पाथ चेंज किया, ये पहला पाथ था, ये दूसरा पाथ था, ये तीसरा पाथ था। पाथ इन दो पॉइंटों पर चेंज हुआ है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहीं पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे।
अब होता यह है कि यहीं पे क्यों करते हैं, क्योंकि यहीं पर जब पाथ चेंज होता है तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि कंटिन्यूटी ब्रेक करे हुए पाथ चेंज हो गया, और एक ये होता है कि मैं पहले इस पाथ पे चल रहा था, अब मैं इस पाथ पे चलने लगा और फिर मैं इस पाथ पे चलने लगा। ये है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस पॉइंट पर जो इन्होंने चेंज किया है वो ब्रेक आ गया, जंप हो गया। मतलब आप यदि इस पर्टिकुलर पॉइंट x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं, मतलब ये पॉइंट पर कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। तो जहां पर पाथ चेंज होता है वहां पर ही कंटिन्यूटी ब्रेक होने की संभावना रहती है, इसलिए हम कंटिन्यूटी केवल एक्सट्रीम पॉइंट उन्हीं पॉइंटों पर चेक करते हैं जहां पर फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज करता है। क्योंकि यहां से यहां तक ये जो आपको मैं आगे लिखाऊंगा आपको, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं होते। जैसे मैं साइन बोलूं तो साइन का ग्राफ एकदम स्मूथ जाएगा, कहीं पे भी टूटता नहीं है ग्राफ, तो ये बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा। मतलब यहां से यहां तक तो कंटिन्यूअस है फंक्शन, ये तो हम जानते हैं, लेकिन जब वो -90 से -90 पर पाथ चेंज किया है, इस पाथ से इस पाथ पर आया है, तो क्या वो कंटिन्यूअसली चेंज हुआ है या फिर जंप करके चेंज हुआ है? दो तरीके से चेंज होता है। इसलिए हम जहां पर ग्राफ ने अपनी फंक्शन की वैल्यू चेंज करी है वहीं पर उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो दो रिलेशन चाहिए थे, दो पॉइंट हमको मिल गए। जनरली ऐसे क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। और कोई क्वेरी आपकी तो पूछ लीजिए। सर मीन्स हमें ओवरऑल ध्यान रखना है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है और हमें वैल्यू निकालनी तो जहां पर पाथ चेंज हो रही है उसका राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना। बस बस वही तीन जगह देंगे जहां पर दो पॉइंट आपको ये मिलेंगे, ये वाले दो, इन दो को पकड़ के चेक कर लेना, एक बार इस पे कंटिन्यूटी एक बार इस पे कंटिन्यूटी, तो दो रिलेशन मिल जाएंगे, उनको सॉल्व कर देना, देन यू गेट द आंसर। अब मैं एक बात और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो मैंने आपको कल बता दिया था ओरली, types of discontinuity. So there are two types of discontinuity. The first one is removable discontinuity and the second one is removable या उसको non removable discontinuity बोलते हैं। ठीक है, तो वो मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ इन शॉर्ट, ताकि वो हेडिंग बन के आपके टॉपिक में आ जाए। हेलो सर सर अगर पहले क्वेश्चन में 3 की जगह 4 फंक्शन दिए रहे तो फिर तीन जगह कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तीन अननोन देंगे वो है। मतलब सर जितने बार फंक्शन चेंज होंगे उतने वेरिएबल्स भी रहेंगे। जी, अरे हाँ ना तो बोल। हाँ सर। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, so there are two types of discontinuity. The first one is removable discontinuity. देखिए, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है कि हम फंक्शन को रीडिफाइन करके फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, और ऐसा तभी पॉसिबल होता है जैसे आपको एग्जांपल बताया था ऐसे क्वेश्चंस में, जहां से मैंने लिमिट का चैप्टर शुरू किया था, x स्क्वायर -4 अपॉन x -2, देन x इज नॉट इक्वल टू 2,
x इज नॉट इक्वल टू 2 लिखा है ना 2, और ये नॉट डिफाइंड या इनडिटर्मिनेट, या मैं ऐसा ले 3 ले लेता हूँ, कल बताया था ये x इक्वल, तो ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। रीजन ये है कि इसकी लिमिट की जो वैल्यू है ये 4 आती है, और बट इसकी जो वैल्यू हमको दे रखी है वो 3 दे रखी है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं इफ वी रीडिफाइन दी फंक्शन, और इस तरीके से मैं रीडिफाइन करूं कि मैं वैल्यू को 3 की जगह पर यदि 4 ले लेता हूं, तो उस केस में लिमिट और वैल्यू बराबर हो जाए, और फंक्शन में जो 2 पर गैप बन रहा है वो गैप खत्म हो जाएगा, और फंक्शन 2 पर कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस। मतलब यदि आप इसी एग्जांपल को ग्राफिकली समझो, तो मैं यदि आपको इसका ग्राफ बनवाया था, x² - 4 अपॉन x - 2 का आपने ग्राफ बनाया था, तो ये x + 2 के ग्राफ जैसे ही होता है, बस एक फर्क होता है कि इसका x = 2 पर जो है वो एक गैप मिलता है। तो ये ग्राफ जो है वो x का ग्राफ है, x = 2 पर आपको क्या मिलेगा, गैप। और अब x = 2 पर आपको इस फंक्शन की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है हमको 3 दे रखी है, जबकि x का x टेंडिंग टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड या x टेंडिंग टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड है, तो फंक्शन का जो लिमिट है वो लिमिट टेंडिंग टू 4 सर है, आवाज अटक रही लिमिट 4 की ओर जा रही है। तो लिमिट जो है वो 4 है, बट फंक्शन का वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये वैल्यू है, ये लिमिट है, और लिमिट और वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन का ग्राफ टूट जा रहा है। तो 2 पर ये कैसा हो जा रहा है, डिसकंटिन्यूअस। तो हमने बोला कि यदि मैं फंक्शन को रीडिफाइन करूं, और रीडिफाइन करके फंक्शन की 2 पर वैल्यू में 3 लेने के बजाय यदि यहाँ पर 4 ले लूं, तो ये ग्राफ ब्रेक नहीं होएगा, ब्रेक होने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, और फंक्शन 2 पर कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस। इसलिए दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का एग्जांपल है। और दूसरी होती है इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को आप रिमूव नहीं कर सकते हो, या उसको अपन बोलते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होगा कि यदि किसी फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जैसे मैंने इसके लिए एक एग्जांपल आपको बताया था, फॉर एग्जांपल f(x) = mod x upon x. This function has non-removable discontinuity at x = 0. क्यों? क्योंकि इस फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता, LHL और RHL ही बराबर नहीं आता, और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर आप फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी रिमूव नहीं कर सकते हो। क्योंकि इस केस में क्या होता है, जब आप mod x upon x का ग्राफ बनाए थे, तो आपने ये बनाए थे, ये था ग्राफ। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप x को 0 की ओर लेके जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो वैल्यू -1 आती है। जब आप x को 0 की ओर लेके जाते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो +1 आता है। LHL RHL के बराबर नहीं आता है। और जब किसी फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आएंगे, तो आप उस फंक्शन की कंटिन्यूटी को, सॉरी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं कर सकते हो, इसलिए दिस इज कॉल्ड नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में एक छोटी सी बात और आती है, जिसको अपन बोलते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये देखिए, जब दोनों बराबर नहीं आएंगे, तो आपको ये बताना है कि कितनी बार से ये जंप हुआ है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितना आया है। ये जो आया ना, इस गैप को अपन बोलते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दिस इज नोन एज जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या हुआ, जंप ऑफ discontinuity actually it is the numerical value when right hand limit of the function is subtracted from the left hand limit. राइट हैंड लिमिट को लेफ्ट हैंड लिमिट में से सबट्रैक्ट कर दो, जो वैल्यू आएगी उसको अपन बोलते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है, वो डिफरेंस को अपन बोलते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये तभी होगा जब नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगा। तो दिस इज दी टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछिए। चलिए, वेरी गुड। सर निकालने आता है कि पेपर में जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी? यस, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। कुछ नहीं करना है भाई, सीधा सीधा है, RHL निकालो, LHL निकालो, दोनों को सब सेट मार दो और न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, क्योंकि जंप का मतलब लेंथ हो गई, लेंथ नेगेटिव नहीं होता, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। मान लो ये हो जाए कि किसी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट भी नेगेटिव आए और लेफ्ट हैंड लिमिट भी नेगेटिव आए। जब नेगेटिव में नेगेटिव सबट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो नेगेटिव यदि क्वांटिटी आती है तो अपन उसको पॉजिटिव करके बोलेंगे, क्योंकि जंप का मतलब आप समझ गए, डिफरेंस है। डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे लेंथ में, कितनी लेंथ से वो जंप किया। यहाँ पर चल रहा था, फिर एकदम उचक गया 0 पे, यहाँ तक चला तो बढ़िया -1 -1 -1, फिर एकदम 2 यूनिट जंप करके +1 पे चलने लगा। इसको हम बोलते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी हुई है, 0 पर ग्राफ ब्रेक हुआ है। अब कितनी लेंथ से ये ब्रेक हुआ है, कितनी ऊंचाई पे जाके जंप करके वो डिसकंटिन्यूअस हुआ है, ठीक है, इसी को बोलते हैं पाथ चेंज करना। यही फंक्शन दो तरीके से डिफाइन है। तो अब देखो, मैं यदि इस फंक्शन को रीडिफाइन करके लिखूं ना, तो यदि आप इस फंक्शन को देखो तो ये फंक्शन ऐसा लिखा गया है कि f(x) की वैल्यू जो है वो mod x अपॉन x, यदि हम x को पॉजिटिव ले लें तो कितनी आएगी, +1 आएगी। और 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना लिया गया है, 0, और x यदि नेगेटिव है तो वैल्यू कितना लिया गया है, -1। तो ये देखिए, ये फंक्शन 3 तरीके से डिफाइन। तो अभी आपने यहाँ पर जो अभी मैं आपको पहले बता रहा था कि जनरली ऐसे क्वेश्चंस में ही आपसे कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के सवाल पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो आपको बता रहा था ना, पाथ चेंज करने का मतलब वो ये है कि जब मैं x का वैल्यू नेगेटिव लिया हूँ तब ये बढ़िया -1 पे चल रहा है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू पे ये ऐसे जा रहा था, -1 -1 -1 -1। अब फिर इसका जो वैल्यू है, यदि मैं 0 तक तो ये -1 गया, लेकिन जैसे ही 0 पर पहुंचा तो 0 पर ये जंप करके 0 पर वैल्यू उसकी कितनी हो गई, 0। और उसके बाद जब ये 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ली, तो फिर ये जंप करके +1 पे चलने लगा। तो यहाँ पर ये फंक्शन ने पाथ चेंज करे हैं, पहले 0 पे पाथ चेंज किया और फिर पाथ चेंज करके फिर आगे 0 से कम तक के लिए ये पाथ चलना है, एग्जैक्ट 0 पर यहाँ पर बैठना है, और 0 से ज्यादा पर ये पाथ खींचना है। तो ये भी चेंज हुआ है पाथ, यहाँ से यहाँ पर पहुंचने के लिए 2 बार पाथ चेंज हुआ, लेकिन पाथ चेंज करा तो इसने जंप करके चेंज किया है, और जंप करके चेंज किया है तो वो फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो 2 तरीके से पाथ चेंज होता है, एक तो कंटिन्यूअसली चेंज होता है पाथ, कंटिन्यूअसली नहीं होता तो जंप करके चेंज होता है। ये जंप करके चेंज है, और इसके पहले वाला एग्जांपल जो बताया था उसमें कंटिन्यूअसली चेंज आया था। सर वो नॉन रिमूवेबल क्यों है? मतलब जैसे अपन ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे, उन वो मतलब इनवर्स नहीं थे, लेकिन अगर अपन ने डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया था तब वो इनवर्स उनका एग्जिस्ट करता था। वैसे वो नॉन रिमूवेबल वाले में क्यों नहीं कर सकते? मतलब उसको नॉन-रिमूवेबल, देखिए यहाँ पर मैं फंक्शन को रीडिफाइन जब करता हूँ, तो रीडिफाइन करते वक्त मैं फंक्शन से तो छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूँ, इसको तो मैंने एज सच रखा हुआ है। मैंने केवल इसको छेड़छाड़ किया है कि मैं बोल रहा हूँ कि यदि मैं 3 की जगह पर 4 लिख दूं तो मैं फंक्शन को कंटिन्यूअस बना दिया, ये नहीं बोल रहा, लेकिन बनाया जा सकता है। कि मेरे को यदि ये क्वेश्चन की कंटिन्यूटी चेक करना है तो मैं बोलूंगा कि डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको दूं, 3 की जगह मैं 4 लिख दूं, तो फिर आप बोलोगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये क्वेश्चन को कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है, बट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन देयर इज नो पॉसिबिलिटी। आप फंक्शन में देखो, कुछ भी चेंजेस करोगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, फंक्शन को चेंज नहीं करना है यहाँ पर। तो ये फंक्शन की क्वालिटी यही है कि यदि आप राइट हैंड साइड जाओगे तो +1 वैल्यू मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो -1 मिलेगी। तो ऐसा कोई भी फंक्शन कि जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएं या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर राइट हैंड साइड से जाएं, और ये दोनों अलग अलग पॉइंट, जैसे ये 0 था
और 0 पर मैं जब लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूं तो -1 आ रहा है, और जब राइट हैंड साइड से आ रहा हूं तो +1 आ रहा है। तो यह फंक्शन की क्वालिटी है। आप फंक्शन की क्वालिटी में यदि चेंज करोगे तो फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। तो जिस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में आपसे पूछ रहे हैं उस फंक्शन की कंटिन्यूटी नहीं निकलेगी, उसके अलावा किसी दूसरे फंक्शन की कंटिन्यूटी निकल जाएगी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हम फंक्शन में चेंज नहीं कर रहे, हम फंक्शन की वैल्यू भर को एक सपोज कर रहे हैं कि मान लो 3 की जगह 4 ले लेते तो फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है फंक्शन में चेंज किए बिना। फंक्शन की केवल एक वैल्यू में मैं चेंज कर दूं, क्योंकि ये 3 आ रहा था, 3 की जगह यदि 4 आ रहा होता तो गैप खत्म हो जाता और फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता। बट इस केस में यदि आप ये गैप को खत्म करने जाओगे तो फंक्शन अपनी क्वालिटी खो देगा, और क्वालिटी खो दिया तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, और फंक्शन चेंज यदि हो गया तो उस केस में आपको जिसका कंटिन्यूटी पूछा है वो उस फंक्शन का कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा, और इसलिए हम इस कंटिन्यूटी को डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं नॉन रिमूवेबल। ये कभी भी रिमूव नहीं की जा सकती, आप रीडिफाइन करोगे फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो दो चीजें अलग अलग हैं। वहां पर जो आप करते थे वो डोमेन रिस्ट्रिक्ट करते थे, डोमेन को कम करते थे। आप भले ही इसके डोमेन को कम कर दो या बढ़ा दो, ये अपनी खासियत नहीं छोड़ेगा। हाँ, यदि आप डोमेन में से 0 ही निकाल देते हो तो उस केस में फंक्शन फिर मीनिंग ही खत्म हो जाएगा, उसका मीनिंग लेस हो जाए, क्योंकि मैं 0 पे पूछ रहा था, आपने वही निकाल के फेंक दिया। तो ये फंक्शन केवल 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन अदर देन 0 आप कोई भी पॉइंट ले लो, आप 0.0000000 अपने घर तक 0 लगाते ले जाना, 1 लिख दो लास्ट में, वो पॉइंट पर भी कंटिन्यूटी चेक करोगे तो वो पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस। केवल ये ब्रेक होता है 0 पर, तो डोमेन रिस्ट्रिक्ट करने से फंक्शन चेंज हो जाएगा और इसलिए कंटिन्यूटी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये इसलिए नॉन रिमूवेबल बोलते हैं। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, चलिए हाँ, तो पेज नंबर, हाँ बोलो। तो मतलब जैसे अगर अपन x को 1 से इंफिनिटी तक रखे तो वो मतलब 0 नहीं आएंगे, इसलिए वैसा नहीं कर सकते ना? हाँ हाँ, फंक्शन अपनी वो आइडेंटिटी खो देगा, क्योंकि ये फंक्शन का आइडेंटिटी बना हुआ है इससे। मैं यदि राइट हैंड साइड की बात करूंगा तो फंक्शन से हर जगह कंटिन्यूअस है, मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूंगा तो फंक्शन हर जगह, केवल ये ब्रेक होता है केवल 0 पर। तो 0 को आपने वहां से नहीं निकालना है उसके डोमेन में से। ओके सर। तो पेज नंबर 5 पर चलते हैं, और यहाँ पर जो मैं आपको बोल रहा था ना, कुछ कंटिन्यूअस फंक्शन की मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ। ये फंक्शंस को आप हमेशा याद रखिए कि कभी भी क्वेश्चंस में आते हैं ये फंक्शन, तो ये फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस होते हैं मैं आपको अब वो टेबल एक दे रहा हूँ। मतलब नेक्स्ट पेज पर अपन कुछ फंक्शन आपको बता रहे हैं, साथ में वो इंटरवल बता रहे हैं जहां पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पेज नंबर 5, लिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ सीरियल नंबर है, यहाँ पर मैं फंक्शन ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इंटरवल ले रहा हूँ। वेयर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सबसे पहला तो है आपका कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आप जानते हो कहीं भी ब्रेक नहीं होता है, और इसलिए कांस्टेंट फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर के लिए, मतलब -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक हर जगह फंक्शन कंटिन्यूअस है कांस्टेंट फंक्शन। यदि मैं कोई पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेता हूँ x पावर n, जहां पर n इज इंटीजर
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, कोई एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स पावर 4 है, ऐसे फंक्शन भी हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब इसमें तीसरी बात आती है कि यदि एक्स पावर माइनस एन हो जाए, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर, मतलब यदि यहाँ नेगेटिव पावर आ जाए, एन इज पॉजिटिव इंटीजर, तो ये भी जो फंक्शन है ये हर जगह डिफाइंड होगा एक्सेप्ट एक्स बराबर 0। क्योंकि जब नेगेटिव पावर आप इस पर डालोगे, तो जैसे मैं यहाँ पर n को 2 ले लूँ, तो x पावर -2 बनेगा, मतलब 1/x² बनेगा, और 1/x² डिफाइंस एवरीवेयर एक्सेप्ट 0। तो सीधा सीधा बात यह है कि ये फंक्शन जहां जहां डिफाइंड होंगे वहां वहां ये कंटिन्यूअस भी होते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, फिर पॉलिनोमियल फंक्शन हो गए यहाँ पर, फिर अगली बात है मॉड ऑफ x माइनस ए। आप जानते हो x माइनस ए मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ आप जानते हो, एक कोई भी रियल नंबर है, x -1 ले लो, x +1 ले लो, x -2 ले लो, फंक्शन का ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होता है। x माइनस ए का ग्राफ कैसे आता है? x माइनस ए का ग्राफ इस तरीके से वी शेप आएगा, x बराबर a पर वी शेप बनेगा। अब ये आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। तो फंक्शन लेकिन हर जगह डिफाइंड होगा, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। और हम यहाँ कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूटी की बात करने का मतलब है आपको ये देखना है कि फंक्शन का ग्राफ कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है। तो ये पूरा जो ग्राफ आप बनाओगे, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कहीं चले जाओ, ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक, कोई जंप गैप नहीं मिलता। इसलिए दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। फिर उसके बाद हम कोई पॉलिनोमियल फंक्शन आपको बोले, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन कभी भी आपको मिल जाए, कितने ही डिग्री का हो, यदि इस तरीके से एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है a1 x पावर n माइनस 1 अप टू n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन भी हर जगह डिफाइंड होते हैं। ठीक है, इनके नॉट डिफाइंड मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूं मैं, क्यूबिक इक्वेशन दे दूं मैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूं, कोई भी पॉलिनोमियल दे दूं, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन कभी भी आएगा वो हर जगह डिफाइंड है, हर जगह कंटिन्यूअस है, कहीं भी ग्राफ में उसके ब्रेक, कोई जंप गैप नहीं आएगा। आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ पढ़े हो, आपने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक के टोटल 6 केस होते हैं, और किसी भी क्वाड्रेटिक का आपने ग्राफ बनाया था, वो ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ था, वो ग्राफ हमेशा पैराबोलिक बनता, ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक कोई भी पॉलिनोमियल लोगे कभी भी स्प्लिट नहीं होगा। आप एक चीज और जानते हो, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करके एक रैशनल फंक्शन बनाया जा सकता है। मतलब यहाँ px भी एक पॉलिनोमियल है और qx भी एक पॉलिनोमियल है। दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करके मैंने कोई रैशनल फंक्शन बनाया है, तो ये रैशनल फंक्शन भी डिफाइंड एवरीवेयर except those points where denominator becomes 0। केवल वो पॉइंट निकाल देना जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, बाकी ये हर जगह डिफाइंड होगा, कहीं भी ग्राफ में ब्रेक, कोई जंप गैप नहीं आएगा, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर होगा। तो ये इसको अपन बोलते हैं रैशनल फंक्शन, वेयर px और qx क्या है, तो px एंड qx आर पॉलिनोमियल इन x। मतलब ऊपर मान लो जैसे मैंने क्वाड्रेटिक लिख दिया, नीचे मैं कोई क्यूबिक इक्वेशन लिख देता हूँ, तो हमेशा डिफाइंड एवरीवेयर। बस ध्यान में रखना है, जब भी कोशिएंट आएगा, दो फंक्शन का रेशियो आएगा, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जिन पॉइंटों पर डिनोमिनेटर 0 होता है वो फाइनल आंसर में से निकाल के फेंक देंगे बाहर। और उसके बाद है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपने बनाया हुआ है, e पावर x के दो ग्राफ मिलते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों, कुछ भी आप बना दो, ये फंक्शन का ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कहीं भी ब्रेक नहीं होता है। इसलिए दिस फंक्शन डिफाइन एवरीवेयर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हर जगह डिफाइन। तो अभी तक आपने जितने फंक्शन देखे हैं ये फंक्शन हर जगह पर डिफाइन है। ठीक है, मैं कुछ और बातें अभी आपके सामने रख रहा हूँ अगले पेज पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है तो पूछ लें। तो ये कुछ फंक्शन है जो कि हर जगह कंटिन्यूअस हैं, इसलिए कभी ये फंक्शन आएंगे आज के बाद तो आप उनको बिल्कुल बिंदास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कंटिन्यूअस बोल सकते हो। मतलब बोल सकते हो कि दिस फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर। कोई फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कंटिन्यूअस है तो हम उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6, जहां पर अपन, सर एक बार स्क्रीनशॉट। हाँ ले लो जल्दी से। अब अपन यहाँ पर एक और फंक्शन लिख रहे हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन।
और फिर अपन 6 फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बस अपनी बात खत्म हो जाएगी। हो गया? तो अब जो बात है वो इजी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में भी आप जानते हो, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में भी आप जानते हो। तो मैं यदि अब यहाँ पर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन लिखता हूँ, तो लॉग का ग्राफ आपने पढ़ा है और आप ये जानते हो लॉग केवल पॉजिटिव नंबर का ही निकलता है, नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता और जीरो का भी लॉग नहीं। इसलिए जब अपन लॉग एक्स फंक्शन यदि लेते हैं तो इसका जो डोमेन है वो पॉजिटिव रियल नंबर होता है, 0 से इंफिनिटी, क्योंकि लॉग केवल पॉजिटिव नंबर के लिए ही दिखता है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6, sin x, cos x, tan x, cosec x, sec और cot x, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहां जहां ये डिफाइंड है वहां वहां ये कंटिन्यूअस होते हैं। आप sin x और cos x दोनों का ग्राफ जानते हो। sin x और cos x फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, क्योंकि -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक इन दोनों फंक्शन के ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक, कोई जंप गैप नहीं आता है। लेकिन आप यदि tan x की बात करेंगे और sec x की बात करेंगे तो tan और sec ये दोनों फंक्शन 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स पे नॉट डिफाइंड है, इसलिए इनका जो डोमेन आपने लिखा था वो ये लिखा था 2n+1 π/2 और n क्या है, n बिलोंग्स टू i है। और यही बात sec के लिए r - 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू i। और cosec और cot के लिए क्या होता है, r - n π n बिलोंग्स टू i। cot के लिए भी r - n π n बिलोंग्स टू i। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हैं, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन लिखे गए हैं। और इसलिए आप ये ध्यान में रख लो कि कोई फंक्शन जहां पर डिफाइंड होगा वहां पर वो कंटिन्यूअस भी होता है। tan x फंक्शन डिफाइंड हर जगह पर है एक्सेप्ट 90 के ऑड मल्टीपल्स पर। तो मैं यदि रियल नंबर में से 90 के ऑड मल्टीपल निकाल दूं तो फिर मैं ये बोल सकता हूं कि tan x फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वो पॉइंट्स लिखे गए हैं जहां पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है, स्मूथ होता है। तो एक बात जो आपको याद रखनी है, पिछले 7 हमने फंक्शन बताए और ये 7 बताए, दोनों में आपने ये देखा कोई फंक्शन जहां पर डिफाइंड होगा वहां पर ये कंटिन्यूअस होगा, मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। आप बस इतनी बात याद रखें कि जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन का भी डोमेन आप देखोगे, डोमेन फंक्शन के चैप्टर में आपको बताया है, लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर होता है। जहां पर ये डिफाइंड है वहां पर ये कंटिन्यूअस है। डिफाइंड होने के बाद ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं बनाया आपने, कोई भी ग्राफ आप देख लो। ठीक है, तो इसलिए ये कुछ फंक्शन है जो कभी क्वेश्चन में आते हैं तो आप डायरेक्टली उनको बोल सकते हो कि कहाँ कहाँ ये कंटिन्यूअस। क्वेश्चन में आपको ये किस तरीके से हेल्प करेंगे, उस क्वेश्चन में अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिलहाल आप इतनी बात को याद रखें। कुछ और एक बातें अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में कंटिन्यूटी ये टॉपिक में ज्यादा थ्योरी नहीं है जैसा मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो कुछ बातें लास्ट की अपन कंटिन्यूटी की करेंगे, फिर अपन डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करना शुरू करें। ये जो संडे टेस्ट आपका आएगा, ये संडे टेस्ट में यही चैप्टर आएगा, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए, टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। सब्जेक्टिव टेस्ट है। बाय सर। सब्जेक्टिव है क्या? हाँ, ऑब्जेक्टिव तो अभी हुआ था। ओके, तो फिर जब भी टेस्ट होगा तो यही चैप्टर देंगे आपको, इसकी तैयारी रखिए भरपूर। चलिए, तो बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, सबका खैर, शुभरात्रि, ऑल ऑफ यू, बाय।